ओके, तो अपना आज का टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं और उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, सपोज करो कि ये एक वायर है, मतलब यहां से लेके सपोज करो कि ये एक वायर है और यहाँ पे एक बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करने के बाद होता क्या है, तो जैसे ही आप बैटरी को स्विच ऑन करोगे तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट करते हुए जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो वो रास्ते में इस तरीके से एटम्स से कोलाइड करता है। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक। तो हमारे वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो मतलब अगर समझ लो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 10 इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एवरेज लेंगे तो वो क्या आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से कहां पे जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो बेसिकली यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इस तरीके से ट्रैवल करते हुए वो कहां जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। और फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन तो कहां से कहां जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन आपका करंट कहां से कहां आएगा, आपका करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली है क्या, एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग डेरिवेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ एजम्पशंस पे ध्यान देंगे। तो जैसे मान लो कि ये कोई वायर है और ये आपका एटम पड़ा हुआ है, ये क्या पड़े हुए हैं, हमारे एटम्स पड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करते हुए आता है, तो जैसे ही इस एटम से टकराता है, तो टकराने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस इधर की तरफ आएगा तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जैसे ही कॉलिजन होता है, तो कॉलिजन के जस्ट होने के बाद हम उसकी वेलोसिटी कितनी लेंगे, हम उसकी वेलोसिटी को एज्यूम करेंगे कि वो कितनी होती है, जीरो। तो इस एजम्पशन से अब ध्यान से देखो, तो सपोज करो कि ये एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, क्योंकि हमने क्या अप्लाई कर रखा है, पोटेंशियल। याद है हम लोगों ने उस दिन एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू ई इंटू एल। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इस वायर में जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज Q को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है, उस पर फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू ई। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलेरेशन। यहाँ पे मैंने एम ई क्यू लिखा है क्योंकि मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का मास, इंटू एक्सलेरेशन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई। तो यहाँ से एक्सलेरेशन कितना आ जाएगा, माइनस ई ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये वाला फॉर्मूला तो उस दिन हमने डिराइव किया था, किसका, एक्सलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। माइनस ई, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बड़ा ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसलिए हम यूज कर सकते हैं V इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, A क्या होता है, एक्सेलरेशन, T क्या होता है, टाइम। अब ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूं ith इलेक्ट्रॉन की। कौन से इलेक्ट्रॉन की, ith इलेक्ट्रॉन की। सपोज करो कि हमारे वायर में n इलेक्ट्रॉन है, कितने, n इलेक्ट्रॉन्स। तो ith इलेक्ट्रॉन के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ऐसा ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये एक एटम है, अपना इलेक्ट्रॉन आया, ith इलेक्ट्रॉन आया, टकराया और फिर जा रहा है। तो ui तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और मान लो ti टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो है vi। तो मैं vi को क्या लिख सकता हूं, ui प्लस a इंटू टी आई। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, है ना। तो u मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, vi मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, t मतलब कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद। तो अगर हम वापस इस इक्वेशन पे आए तो vi इक्वल टू यू आई प्लस ए इंटू टी आई ith इलेक्ट्रॉन के लिए। अब याद रखना,
टकराने के जस्ट बाद जो वेलोसिटी होती है ना, या तो हम उसको जीरो ले लेंगे, या मान लो कि वो जो वेलोसिटी है वो रैंडम है। रैंडम मतलब, यहाँ पे रैंडम का मतलब ये है कि मान लो कि ये कोई वायर है, और ये वायर किसका है, याद रखना ये वायर मेटल का है। मेटल के अंदर क्या होते हैं, मेटल के अंदर एक तो अपने एटम्स होते हैं, और मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो कि ये मेरे पास कोई 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखना, मेटल में अगर करंट जीरो है, मेटल में अगर करंट जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। तो मेटल में अगर करंट जीरो है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, है ना। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी टाइम पे, अगर मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो उसी टाइम पे ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, उधर। तो आपका नेट करंट क्या हो जाएगा, आपका नेट करंट हो जाएगा जीरो। तो अगर मान लो कोई तुम्हें ये क्वेश्चन पूछता है कि मेरे पास एक एल्यूमिनियम का वायर पड़ा है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, मान लो मैंने बैटरी नहीं लगा रखी है, तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होंगे, लेकिन करंट जीरो होगा। करंट कैसे जीरो होगा, किसी भी रैंडम टाइम पे अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, तो आपके दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ। तो आपका नेट करंट क्या हो जाएगा, आपका नेट करंट हो जाएगा जीरो। ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब करंट फ्लो नहीं करता है तब भी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट एंड राइट जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन राइट से वापस लेफ्ट में आ जाते हैं। तो आपका नेट करंट कितना हो जाता है, आपका नेट करंट हो जाता है जीरो। तो इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है। तो अब ध्यान से देखो, तो टकराने के जस्ट बाद की जो वेलोसिटी है वो रैंडम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। तो इनिशियल वेलोसिटी रैंडम है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये इक्वेशन तो मैंने किसके लिए लिखी, ith इलेक्ट्रॉन के लिए लिखी। मैं समेशन लगा देता हूँ सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब i इक्वल टू 1 टू n, i इक्वल टू 1 टू n, और i इक्वल टू 1 टू n। और फिर मैं दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब n से, इधर भी n से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी n से डिवाइड कर दिया। अब इनिशियल वेलोसिटी का सम तो कितना लेना है, जीरो। और याद है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समेशन ऑफ vi का मतलब क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है मैंने उन सब की वेलोसिटी को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या आ गई अपनी एवरेज वेलोसिटी, ये हो जाएगी अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने यहां से पुट कर दिया, माइनस ई अपॉन एम। और याद रखना टी आई, समेशन ऑफ टी आई अपॉन एन, ये होता है टाउ। टाउ मतलब होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि ये वो टाइम है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। रिलैक्स का मतलब है, मैं इस डेरिवेशन को पूरा का पूरा वापस कराऊंगा। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, तो आपका इलेक्ट्रॉन आया, इससे टकराया, फिर इससे टकराया। तो यहां पे टकराने और यहां पे टकराने के बीच तो आपका इलेक्ट्रॉन नहीं टकरा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो दो टकराने के बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। उसको क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये टाइम अलग अलग होगा ना, जरूरी थोड़ी सबके लिए सेम हो। तो सबका जो एवरेज लेंगे वो हो जाता है अपना टाउ। टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजंस। आया समझ में। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, माइनस ई ई टाउ बाय एम। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बड़ा ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एम ई मतलब क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पूरे डेरिवेशन को मैं वापस कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से समझना। तो चालू कैसे किया था, चालू हमने किया था फोर्स के फॉर्मूले से। तो एफ क्या था, क्यू ई। फोर्स की जगह पुट कर दो मास इंटू एक्सेलरेशन, चार्ज की जगह पुट कर दो माइनस ई इंटू ई। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ई ई अपॉन एम ई। इतना आ गया। अब मान लो कि आपका जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराता है, टकराने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होती है वो यू आई। और मान लो जो अगली बार टकरा रहा है, अगली बार जब टकरा रहा है तो मान लो उसको टाइम लगा टी आई, और टकराने के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी वी आई। तो अपन वी आई को क्या लिख सकते हैं, वी आई को लिख सकते हैं अपन यू आई प्लस ए टी आई। दोनों तरफ आप समेशन लगा दो, समेशन लगा दिया, और दोनों तरफ एन से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो सब वेलोसिटी को सम करके एन से डिवाइड कर दो, ये तो बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी, ये तो बन गई अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का सम क्या होता है, जीरो, तो ये तो गया। एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा माइनस ई ई बाय एम, और सारे टाइम को ऐड करके एन से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है वी डी इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाय एम। ये आपका किसका फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो E है उसकी वैल्यू अपने को पता है,
कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और बड़ा ई क्या है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है इसका फॉर्मूला क्या था v/l, परसों मैंने पढ़ा था v इक्वल टू ई इंटू एल। और टाउ क्या है अपना, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, अब तक किसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन में कोई डाउट है तो पूछ लो कि ये फॉर्मूला कैसे आया। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हाँ पूछो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो नहीं है, पर उसी का उसमें से एक पार्ट है। मुझे ये बताइए कि तो जो पॉइंट्स है कंडक्टर में, वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं हमेशा? नहीं 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 नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे आपके सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे, यहाँ पे आपका पोटेंशियल ड्रॉप कर जाता है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप मतलब जैसे मान ले कि ये एक वायर है, ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता सब पॉइंट पे बराबर पोटेंशियल होता, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, मान ले यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 5 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 3 वोल्ट, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप कर जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब जगह सेम रहता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिंस चार्ज मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। पोटेंशियल ड्रॉप इसलिए होता है क्योंकि पोटेंशियल खर्च हो जाता है चार्ज को मूव करवाने में, तो चार्ज जब मूव करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, और बैटरी के जितना तुम बैटरी के पास जाओगे तो वो जीरो हो जाएगा। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ड्रिफ्ट मोशन कैसे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक या फील्ड, स्टार्ट कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। जैसे ही तो स्विच ऑन करेगा तो बैटरी तेरी सर्किट का पार्ट बन जाएगी। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल क्या होता है नेगेटिव। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव, और पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स, और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना चालू कर जाएगा। सर तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं कि जो क्योंकि एक जगह इलेक्ट्रॉन्स कम है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे इलेक्ट्रिक नहीं, फील्ड हो जहाँ सकती पे है? भी चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो उसके आसपास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह होती है। अभी जहाँ तो रूम में बैठा हुआ है वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि तेरे मोबाइल में जो सिग्नल आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जहां पे भी चार्ज पार्टिकल होता है वहां पे आसपास क्या होती है, वहां पे आसपास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह होती है। ओके। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। तो अब जो अगला टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑन विच ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स। देखो यहां से तुम्हें एमसीक्यू भी मिल सकता है, और यहां से तुम्हें जो 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं वो भी मिल सकते हैं। सब ध्यान से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, माइनस ई बड़ा ई टाउ अपॉन एम। देखो ये ई तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कांस्टेंट। तो अपने पास दो पैरामीटर बच गए, कौन से, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा बच गया आपका रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक किस पर डिपेंड करती है, टाउ। टाउ मतलब क्या है, आपका रिलैक्सेशन टाइम। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड कर रही है, ध्यान से देखो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो अब हमें ध्यान देना है इस बात पे कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज करती है। तो एक फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें पढ़ा ही रखा है, वो कौन सा है, V इक्वल टू ई इंटू एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, V अपॉन एल। तो अगर तुम लेंथ कांस्टेंट रखो, मान लो वायर की लेंथ ना बढ़ाओ ना घटाओ, और तुम बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाओ मतलब V बढ़ाओ, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर आप V घटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तुम्हारी घट जाएगी। तो इसलिए एक पैरामीटर तो कौन सा काम आएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा जो पैरामीटर है वो क्या है, टाउ। टाउ मतलब आपका, टाउ क्या होता है, टाउ है अपना रिलैक्सेशन टाइम। तो इस पे कैसे डिपेंड करेगा, आप ध्यान से देखो। सपोज करो कि आपका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो अपने एटम्स जो है वो आराम से बैठे होते हैं, ठीक है, मतलब एटम का वाइब्रेशन कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया। अब मान लो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका ये एटम भी वाइब्रेट करेगा, ये एटम भी वाइब्रेट करेगा, ये एटम भी वाइब्रेट करेगा, ये एटम भी वाइब्रेट करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएगा। तो अब ध्यान से सुनो हो क्या रहा है, जब टेम्परेचर कम था
तो आपका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा था, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर के बाद टकरा रहा था। लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, घट गया, क्योंकि अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी जल्दी टकराएगा। तो याद रखना, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर तुम्हारा कम है तो सब एटम आराम से बैठे हुए हैं, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को दो कोलिजन के बीच में ज्यादा टाइम मिलेगा, मतलब वो ज्यादा देर तक रिलैक्स कर सकता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके एटम्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, और टाउ क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो कोई अगर तुम्हें पूछे कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका टाउ क्या हो जाएगा, टाउ घट जाएगा, तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और मान लो कोई उल्टा पूछ ले कि टेम्परेचर घटाने से क्या होता है, टेम्परेचर घटेगा तो टाउ बढ़ेगा, टाउ बढ़ेगा तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, एक तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आपका रिलैक्सेशन टाइम टाउ। आया समझ में? कोई डाउट है किसी को अब तक इसमें? ओके, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस चीज को ध्यान से समझना। जिसे मान लो कि ये कोई वायर है, इस वायर का ये वाला एरिया है ए, और इस वायर की जो लेंथ है, इस वायर की जो लेंथ है वो है एल। तो इस वायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस वायर का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, मतलब ए इंटू एल। ये एरिया इंटू हाइट होता है ना सिलेंडर का वॉल्यूम। और मान लो आपको एन दे रखा है, ध्यान से देखना एन क्या दे रखा है, एन दे रखा है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ 2 मीटर क्यूब में, तो 2 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 2n। अगर मैं पूछूं कि बताओ 3 मीटर क्यूब में कितने, तो 3 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 3n। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है ना। तो वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल। एन क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एन इंटू ए इंटू एल, क्योंकि ये तो है वॉल्यूम, और एन आपको क्या दे रखा है, एन आपको दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास, अपने पास है एन ए एल इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई माइनस, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया एन ए एल ई माइनस। ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है कि कोई तुम्हें पूछ ले कि बताओ किसी वायर में कितना चार्ज है, तो किसी वायर में कितना चार्ज है आपको क्या क्या चाहिएगा, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर की लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ई माइनस आपको मतलब क्या चाहिएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिएगा। तो इसमें ई माइनस का तो वैल्यू अपने को पता है, एन ए और एल अपने को चाहिएगा। तो आई क्या होता है, आई होता है क्यू बाय टी, ये होता है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो एन ए एल ई माइनस अपॉन टी। ध्यान से देखो, लेंथ अपॉन टाइम, ये क्या हो गया, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका एन ए ई माइनस वी डी। तो आपका करंट का फॉर्मूला क्या आया, करंट का फॉर्मूला है आपका ए एन ई वी डी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ई माइनस क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी डी क्या है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई डाउट है किसी को ये डेरिवेशन में कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो वापस सर एक बार समझा दो ना। हाँ एक बार और समझा देता हूँ। अच्छा आप ध्यान से देखो, मान लो कि ये अपने पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और इस वायर की लेंथ है एल, ठीक है। और आपको छोटा एन दे रखा है, छोटा एन अपने को क्या दे रखा है, वो दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने हैं, एन, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में एन है। तो ये जो वायर है इसका वॉल्यूम क्या होगा, ध्यान से देखो, इस वायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें, देखो इसका वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल, और आपको एन क्या दे रखा है, एन आपको दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में एन है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, एन ए एल, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई माइनस। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, एन ए एल इंटू ई माइनस। ये तो आ गया टोटल चार्ज। और करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब क्यू बाय टी। तो ये हो जाएगा एन ए एल ई माइनस अपॉन टी। लेंथ अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए एन ई वी डी। तो ये होता है करंट।
तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया, I इक्वल टू A एन E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, VD मतलब क्या आ गया तुम्हारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये होता है आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, कोई डाउट है किसी को? ओके, किसी को कोई डाउट है? मतलब अब तक मैंने तुम्हें दो डेरिवेशन कराया, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कराया, एक मैंने तुम्हें डेरिवेशन कराया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। अच्छा, अगर कोई डाउट नहीं है तो अब अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, ध्यान से देखो। तो मान लो कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये एक वायर है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, एक वायर। ये जो n होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। तो ये सब जगह सेम होगा, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, क्योंकि ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और ये पूरा मटेरियल किसका बना हुआ है? मान लो आयरन का बना हुआ है। तो सब जगह आपका एन का वैल्यू क्या होगा? आपका एन का वैल्यू सब जगह क्या होगा? सेम ही होने वाला है। तो अगर एन का वैल्यू सेम है और मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यहां से आई करंट अंदर जा रहा है, कितना करंट जा रहा है अंदर? आई। तो अब किसी भी, मान लो यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन लो तो यहां से भी कितना करंट आगे जाएगा? आई। मान लो यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन लो तो यहाँ पे भी कितना करंट आगे जाएगा? आई। क्योंकि करंट तो रास्ते में ना तो कम हो सकता है ना बढ़ सकता है, क्योंकि रास्ते में कोई बैटरी तो मैंने लगा नहीं रखी है। तो सब जगह आपका करंट का वैल्यू क्या होगा? सेम। तो मान लो यहाँ पे भी आपका करंट का क्या वैल्यू होगा? सेम। तो इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है कि चाहे तुम्हारा वायर ऐसा हो, मान लो कोई तुम्हें बोल दे कि मैंने तुम्हें ये वायर दे रखा है और यहाँ से मान लो 2 एम्पेयर का करंट एंटर कर रहा है, तो कोई तुम्हें पूछे बता यहाँ से कितना करंट बाहर निकल रहा है, तो कितना करंट बाहर निकलेगा? 2 एम्पेयर। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आपका करंट का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। कितना होगा? 2 एम्पेयर। तो अब मैंने तुम्हें ये क्यों पढ़ाया, ये चीज मैंने तुम्हें क्यों पढ़ाई? तो उसका रीजन ये है, ध्यान से देखो। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मेरे पास एक वायर है जिसका शेप ऐसा है, मेरे पास एक वायर है जिसका शेप कैसा है? ऐसा। मान लो कि ये 0.1 है और यहाँ पे जो आपका एरिया है मान लो वो दे रखा है A1 और ये 0.2 है, मान लो यहाँ पे आपका जो एरिया है वो है A2। मेरा क्वेश्चन है कि मान लो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD1 और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD2। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इनमें से कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी? VD1 ज्यादा होगी कि VD2 ज्यादा होगी? यहाँ से आपका करंट I एंटर कर रहा है। इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो, तो यहां से अगर I करंट एंटर कर रहा है तो यहाँ पे भी कितना करंट होगा? I, क्योंकि रास्ते में ना तो करंट बढ़ेगा ना करंट घटेगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह करंट सेम है। तो अपन यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, I इक्वल टू यहाँ पे एरिया कितना है? A1। n तो दोनों जगह सेम ही होगा, एक ही मटेरियल है। E माइनस तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, सेम ही होगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो VD1। अब यहाँ पे अपन लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा करंट तो सेम ही है, यहाँ पे एरिया कितना है? A2, n तो सेम है, E माइनस सेम है, मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? VD2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करोगे तो I इक्वल टू A1 एन E माइनस VD1 और नीचे दूसरी इक्वेशन डालो I और उधर क्या आ जाएगा? A2 एन E माइनस VD2। ध्यान से देखो, I से I गया, एन E माइनस से एन E माइनस गया। तो ध्यान से देखो, तो VD1 को ऊपर लेके जाओ, VD2 को नीचे लेके आओ, तो VD2 अपॉन VD1 कितना हो जाएगा? ये आएगा आपका A1 अपॉन A2। ध्यान से देखो, तो A1 ग्रेटर देन A2 है। ध्यान से देखो, A1 बड़ा है, A2 छोटा है, तो मतलब VD2 बड़ा है और VD1 छोटा है। तो मतलब आंसर क्या आया? VD2 इज ग्रेटर देन VD1। तो इसलिए इन फॉर्मूलेस को भी याद रखना जरूरी है और इनके पीछे जो कंसेप्ट है वो भी तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। ओके, किसी को कोई डाउट है अब तक? यस सर। हाँ पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि ऐसा थोड़ी ना होगा, मतलब कि आई जो करंट आया है वही आई जाएगा, क्योंकि वायर जो है उसका खुद का भी तो रेजिस्टेंस है। अब वो रेजिस्ट करेगा तो फिर ऐसे तो वो हीट एनर्जी में रेजिस्टेंस में ही खर्च हो जाएगी। तो I1 और जो आई एंटर कर रहा है और जो आई एग्जिट कर रहा है वो इक्वल तो हो ही नहीं सकते। नहीं, एक्चुअली देख, यहाँ पे मान ले 4 इलेक्ट्रॉन एंटर किए, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एंटर किए, तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करते हैं ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन से इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होना चालू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी कम होना चालू होंगे, आपकी एनर्जी लॉस हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस थोड़ी हो रहा है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन तेरे वायर में एंटर करेंगे तो जाएंगे का, ये यहीं से बाहर ही निकलेंगे। होगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी खत्म होते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि वायर में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, तो मान ले कि अगर आपका कंसेप्ट अपन ले, तो मान लो कि ये कोई वायर है, तो आपके हिसाब से मान लो सर कि यहाँ पे तो करंट सर मान लो 4 एम्पियर है और आपके हिसाब से यहाँ पे मान लो करंट 2 एम्पियर ही रहना चाहिए। तो करंट करंट किससे बना है?
करंट बना है चार्ज से, तो ऐसा तो थोड़ी है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन थक गए तो बोलेंगे चलो यार हम आगे नहीं मूव करेंगे, हम यहाँ बैठ जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। चार्ज एक जगह स्टेशनरी तो रह नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज स्टेशनरी कैसे रहेगा? चार्ज तो मूव करता ही रहता है। इसलिए आपका करंट सेम रहता है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान ले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी रास्ते में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में। तो धीरे धीरे मान ले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 जूल ही बचेगी। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आएंगे तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बाहर तो पक्का निकलेंगे। इसीलिए जितना करंट अंदर आता है उतना ही करंट आपका बाहर की तरफ तो पक्का निकलेगा। ओके ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो ओम्स तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं टॉपिक पे आता हूँ, फिर मैं, क्योंकि आज तो ज्यादा ही डेरिवेशन हो गया। तो एक टॉपिक है करंट डेंसिटी, ये अपना लास्ट टॉपिक है आज का, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी होता क्या है, ध्यान से समझना। जैसे करंट तो हमने पढ़ा था, याद है? करंट क्या होता है? करंट तो होता है स्केलर क्वांटिटी, और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, ध्यान से देखो। तो मान लो कि ये कोई वायर है, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने आपको दे रखा है ए, और मान लो इस वायर में जो करंट है, इस वायर में जो करंट है वो है आई। तो करंट डेंसिटी मतलब होता है जे। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? जे से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। करंट डेंसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए, मतलब करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन है। जैसे मान लो आपका करंट उधर जा रहा है तो करंट डेंसिटी भी क्या होगी? उधर की तरफ। तो आई अपॉन ए, तो इसकी एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी? एम्पियर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। जे होता है अपना करंट डेंसिटी, मतलब करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हें पूछ लूं कि ये सेम लास्ट वाला क्वेश्चन ही है कि मेरा जो वायर है वो इस तरीके से, मान लो यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, और मान लो यहाँ से करंट जा रहा है I। तो मैं पूछूं कि मान लो यहाँ पे करंट डेंसिटी J1 है और यहाँ पे करंट डेंसिटी J2 है, तो बताओ कौन सी करंट डेंसिटी ज्यादा होगी? तो अगर तुम करंट डेंसिटी के फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डिवाइडेड बाय एरिया। ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर करंट I अंदर जा रहा है तो यहाँ से बाहर भी कितना आएगा? I बार आएगा। I तो कांस्टेंट है, तो J इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? J इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया तुम्हारे एरिया के। तो जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे करंट डेंसिटी कम होगी, और जहां पे एरिया कम होगा वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। तो विल बी J2 विल बी ग्रेटर देन J1। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? करंट डेंसिटी। ओके, कोई डाउट है किसी को अब तक? क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? अच्छा, अब कोई डाउट है किसी को? तो कि अगला जो टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड डेरिवेशन में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अब तक किसी को कोई डाउट है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर हिंदी भाषा में बोला जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबकी वेलोसिटी को ऐड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, तो वो तो हो गया एवरेज। और ये क्या वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी क्या बताती है? ये वेलोसिटी ये बताती है कि आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ किस वेलोसिटी से भाग के जा रहा है, बस ये बताती है। और हम पढ़ रहे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो चार्ज से फोर्स लगेगा, और चार्ज से फोर्स लगेगा तो चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा, है ना? तो डेरिवेशन कैसे करते हैं? पहले फोर्स निकाल लो, एक्सेलरेशन निकाल लो, v इक्वल टू यू प्लस एटी लिख लो, और सारे u को जीरो कर दो, तो आपको मिल जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कितनी आ जाएगी आपकी? माइनस ई टाउ बाय एम। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ है आपका रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। एक बात याद रखना, रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है? टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है ना, कि रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका टेम्परेचर के। ओके, और एक अपन ने डेरिवेशन किया था किसका? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा था? I इक्वल टू ए एन ई वी डी। ये वाला डेरिवेशन तुम्हें याद रखना है, और ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ओके, आप किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और तुम लोग प्लीज क्विज सबमिट करा करो यार। आप में से मुश्किल 5-6 लोग तो क्विज सबमिट करते हैं। करो भाई करो। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लो, 2-3 मिनट बाकी है अभी। सर हाँ पूछो। तो आप एक ब्लैंक स्लाइड दे देंगे क्या, और एनोटेट करने देंगे तो? ये वाली स्लाइड चाहिए तुम्हें जिसपे मैं लिख रहा हूँ? वो वाली स्लाइड चाहिए क्या? हाँ, मुझे एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए, वो क्वेश्चन में बोर्ड पे हो जाए तो मैं बता पाता। अच्छा ठीक है, हाँ ये ले। हाँ लो।
ठीक है, बाकी आप चाहो तो लीव कर सकते हो, है ना। इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्विज मैं तुम्हें आज नहीं भेजूंगा, परसों भेजूंगा, है ना, क्योंकि मैंने एक्चुअली 4-5 टॉपिक कंबाइन करके क्विज बना रखा है, बड़ा क्विज है। तो आज चाहो तो मैं तुम्हें 6-7 क्वेश्चन भेज दूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, तो तुम ट्राई कर लेना। और तुम ट्राई करते ही नहीं हो, वही सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है ना। तुम प्लीज ट्राई करो, और आज की जो दोनों डेरिवेशन है वो अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलो ओके बाय यार। आप देवांश पूछ लो, अभी मीटिंग 2-3 मिनट की बाकी है। सर 1 मिनट, वो ऑन हो ही नहीं रहा है ड्रॉ का, ड्रॉ ही नहीं हो रहा है सर। मैं आपको फिर भेज ही दूंगा वो फोटो उसकी, इसमें ड्रॉ ही नहीं हो रहा है ये। ओके सर।